नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डेली शाम 5 बजे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 7वां देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। सेट नंबर 7 के अंतर्गत क्राइटेरिया वाला सेट हमने देखा था। आज हम सेट नंबर 8 रुकमणी वाला देखेंगे, जिसमें इस बुक के अकॉर्डिंग चौथा सेट होगा और ओवरऑल सेट नंबर 8 होगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आपको इसमें मैथ दे रखा है और 15 से लेकर के 40 तक आपको इसमें रीजनिंग दे रखा है, जिसको हम वीडियो के सबसे आखिरी में आपको कराते हैं। यानी कि स्टार्ट हम यहां पर करेंगे प्रश्न नंबर आपका 41 से लेकर के 120 तक, और 120 समाप्त करने के बाद वापस से हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हर वीडियो में हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न 41 नंबर ही 1 है। तो इनमें से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है वो निर्मित कर सकता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में बताया था, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है, और उल्टा या सीधा और छोटा, बड़ा या आकार में समान भी हो सकता है, या इसी को ही हम वास्तविक या आभासी के रूप में भी कह सकते हैं। और उत्तल दर्पण की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी, सीधा और आकार में छोटा बनता है। अब अवतल दर्पण का यूज मैंने बताया था, जो सौर भट्टियां हैं उनमें यूज किया जाता है। हजामत बनाने वाला जो दर्पण होता है उसके रूप में यूज होता है। जो दंत चिकित्सक है उसके रूप में यूज होता है। आंख, नाक, कान जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यूज में होता है। वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, जो आगे वाली हेडलाइट होती है ना, उसके परवलयाकार के रूप में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरियों के मापन के लिए कौन सी मापन विधि का यूज किया जाता है? तो समानांतर विधि आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। लंबन विधि आमतौर पर तारों की जो दूरी होती है उनकी डिस्टेंस को मापने के लिए जो है वो आपका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने वाला, धकेलने के लिए कार्य करने वाला जो छदम बल है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम अपकेंद्रीय बल जो है वो कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो अपकेंद्रीय बल है। और अपकेंद्रीय बल की अगर बात करें तो जो कुम्हार का चाक आप देखते हैं उसमें वो घुमाता है ना, लकड़ी फंसाने का उसका गद्दा टाइप का होता है। तो कुम्हार के चाक करके पूछा जाता है कि इसके लिए लकड़ी फंसाने का जो गद्दा होता है, जो चाक की परिधि के पास बनाया जाता है, उस पर कौन सा बल होता है? तो वो भी अपकेंद्रीय बल में ही आता है। घर में आप देखते हैं गेहूं पीसे जाते हैं तो उसका हत्था कील से थोड़ा सा दूर लगाया जाता है, ताकि जो घुमाते हैं उसमें कम जोर लगाना पड़े। तो वो भी सब अपकेंद्रीय बल का उदाहरण ही होता है। अधिकतर उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? बता चुके हैं, वैक्यूम यानी कि निर्वात से ध्वनि होकर के नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को चलने के लिए चाहिए होता है माध्यम, और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है ठोस में, ये बता चुके हैं। फिर द्रव और उसके बाद गैस। और ध्वनि का जो चाल है वो तो ठोस में आपकी सबसे ज्यादा होती है, परंतु ध्वनि का जो वेग है वो सबसे, वेग ना कहकर उसकी तीव्रता की बात करते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किससे नापते हैं? तो उसको जो है वो डेसिबल में जो है वो मापते हैं। और 85 डेसिबल को WHO ने एक प्रमाणित भी किया है कि इतनी ध्वनि जो है, जो हमारे मानव कान के लिए सुग्राही होती है, हम आसानी से सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कह रहा है सही उत्तर है, उसको मिलान करना है। नीचे आपको मिलान भी दिए गए हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसका इससे मैच हो जाएगा। बैटरी जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। शक्ति यानी कि पावर की बात करें तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। और माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। फर्स्ट का डी था, उसके बाद सेकंड का है, थर्ड का सी, फोर्थ का बी। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन जो है वो किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? ये तापमान जब बढ़ता है तभी तो बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाती है। तो ये तो आप आसानी से पहचान लेंगे। एक चीज मैंने बताई थी कि जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 80 किलो कैलोरी। ए के 2 बार लिख दिया है, कैलोरी प्रति किलोग्राम करके। तो ये इसकी आपकी, ये कैलोरी के लिए सी लिख दिया। तो 80, इसके लिए के लिखते हैं और कैलोरी के लिए सी लिखते हैं। 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। उसके अलावा अगर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो वो कितनी होती है? तो वो 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम जो है वो होती है। अच्छा, उष्मा की सही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। उष्मा का सामान्य मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी होता है। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? तो निर्वात में संभव है केवल। निर्वात वो स्थिति होती है जहां कोई माध्यम ना हो, सीधी सी बात आप ऐसे कह सकते हैं। प्रकाश अच्छा निर्वात में चल सकता है, ध्वनि नहीं चल सकती है, पर प्रकाश को चलने के लिए नहीं चाहिए होता माध्यम, तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक तत्व एक महत्वपूर्ण धातु है, तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु होती है और पारा केवल लोहे को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के साथ मिलकर के मिश्र धातु आपका बनाता है। अगला क्वेश्चन आपका रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सा इसका मिश्रण होता है एलपीजी गैस, तो आपको पता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण होता है किसका, एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म। और बायोगैस की अगर बात करें तो उसका जो मुख्य घटक है उसके रूप में किसको जानते हैं, तो बायोगैस के मुख्य घटक के रूप में मीथेन गैस को जो है वो जानते हैं। अच्छा, बायोगैस में लगभग अगर बात करते हैं तो कितनी मीथेन होती है, तो आप कहेंगे 50 से लेकर के 70% तक आपको इसमें देखने को मिलती है मीथेन की परसेंटेज। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 25 से लेकर के 45% तक होती है, बाकी अन्य गैसेस में होती हैं। और जो कोल गैस होती है वो हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में जो है वो देखने को मिलते हैं, तो पारा आपका सही हो जाएगा। पारा धातु जो होता है वो जो कक्षीय तापमान होता है उसमें द्रव अवस्था में होता है, और कमरे के तापमान से ऊपर अगर ताप की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 4 धातुएं होती हैं जो द्रव अवस्था में देखने को मिलती हैं। एक जीए है, एक सीएस है, एक आरबी और एक एफआर है। अच्छा, पारा का यूज कहाँ होता है, पारा का यूज आप देखते हैं थर्मामीटर में यूज देखने को मिलता है। पारा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 13.6 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत संयोजी जो यौगिक है उसमें नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये इसमें नहीं होगा। बाकी जो सहसंयोजी यौगिक होता है ना वो आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांसा मिश्रित धातु है, तो कल ट्रिक बताई थी काटता करके, आपको याद होगा। तो काटता की अगर बात करें, का से आपका हो जाएगा यहाँ पर कांसा, और जो टा है उससे आपका हो जाएगा टिन, और ता से आपका हो जाएगा तांबा। तो तांबा और टिन देखिए ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, तो इसी से टा से टिन और ता से तांबा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थे मिश्र धातु पिछले प्रैक्टिस सेट में बता दिए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पायस इमल्सन किससे मिलकर के बना होता है, तो ये आपका दो द्रवों से मिलकर के बना होता है। दोनों द्रव जो होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, अमिश्रणीय होते हैं, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एरोसोल याद रख सकते हैं। एरोसोल जो होता है वो इसमें एग्जाम्पल है। वैसे एरोसोल तो आप द्रव या ठोस को अलग अलग कहेंगे, आप ऐसे इसमें याद रखें कि एरोसोल अगर आपका गैस या द्रव की अगर बात करें तो एरोसोल द्रव में आपका कोहरा आ जाएगा, बादल आ जाएगा, इस तरीके से कुहासा आ जाएगा, वो सब इसमें आता है। एरोसोल द्रव जो है एक्चुअल में बनता है गैस और द्रव से, इसी प्रकार गैस और ठोस से जो बनता है वो ठोस एरोसोल बनता है। तो अगर थोड़ा डिटेलिंग में याद रखना चाहते हैं तो ठोस एरोसोल में कौन सा आ जाएगा, तो जैसे धुआं आ जाएगा आपका, वो एमल्सन में आ जाएगा, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान और भार के बारे में इनमें से क्या आपका सही है, तो आंसर की बात करते हैं, द्रव्यमान आपका एक अदिश राशि होती है और भार आपका एक सदिश राशि होती है, ये सही हो जाएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है और भार जो होता है वो आपका गुरुत्व बल होता है। भार का एक फॉर्मूला होता है W बराबर mg करके, W मतलब भार और m मतलब द्रव्यमान और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अगला क्वेश्चन है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वो यंत्र क्या कहलाता है, तो उसे हम एमीटर जो है वो कहते हैं, बता चुके हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। इलेक्ट्रॉन के अगर बात करें आवेश की प्रवाह दर है उसको क्या कहते हैं, तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो ये आपकी एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक आपका एम्पियर जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है, आंसर की बात करते हैं तो गर्भाशय आपका यहां पर सही हो जाएगा। और स्ट्रक्चर कुछ इसका इस प्रकार से होता है कि मादा जो है उससे आपका अंडाणु, और अगर नर की बात करें तो उससे आपका शुक्राणु, और अगर बात करते हैं तो इनके बीच में होगा आपका निषेचन, और निषेचन की अगर बात करते हैं तो ये संपन्न होगा फैलोपियन ट्यूब में। और अगर बात करते हैं अंडाणु और शुक्राणु की, तो इससे मिलकर के बनता है आपका युग्मनज, और युग्मनज को ही हम इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। तो इंग्लिश हिंदी जो भी आपने याद किया दोनों यहाँ पर लिख दिया, और इस युग्मनज से फिर बनता है आपका भ्रूण। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा।
जो कि आपका किसमें, गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है, यही भ्रूण आपका, यही पूछा गया है। अगला कह रहे हैं निःश्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा। वायुमंडल की जो वायु है उसको फेफड़ों में प्रवेश की जो क्रिया है उसको कहते हैं निःश्वसन। फेफड़ों में क्या होता है, इसमें वायुदाब कम हो जाता है। अच्छा, अगर फेफड़ों से भरी वायु को बाहर निकालना है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उच्च श्वास करके। तो निकालने को उच्च श्वास और इसको अवस्फीति या निःश्वसन कहिए, निःश्वसन आपका जो है वो होगा। और उसमें फेफड़ों में जो वायुदाब होता है वो अधिक हो जाता है जब बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किससे, ग्लूकोज के जलने से। आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण जो है आपका होता है। अच्छा, एक ग्लूकोज अणु से कितने कैलोरी ऊर्जा, तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। अच्छा, ग्लाइकोसिस के एक पूरे चरण में एटीपी के कितने अणु बनते हैं, तो 4 अणु बनते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आपको पता है कि विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। इसके मुख्य स्रोत में मछली का तेल, यकृत का तेल है, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडा है, ये सब आता है। अंडे में भी अंडे का जो जर्दी वाला भाग होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसमें किसमें घुलनशील है विटामिन, तो वसा में घुलनशील जो है विटामिन है। और बी और सी जो होता है वो आपका जल में घुलनशील होता है। और के ई डी ए चार जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जबड़ा जो है वो किसका एक भाग है, तो बताइए इनमें से किसका भाग है। साथ ही साथ जो भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। लाइक शेयर करते रहिएगा। जल्दी से बताइए जबड़ा कौन सा भाग है। आंसर की बात करते हैं तो खोपड़ी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव में जबड़े के 2 हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से चूल के द्वारा जुड़े रहते हैं। मानव कंकाल तंत्र की बात करें तो 2 भाग होते हैं, एक अक्षीय कंकाल होता है और एक आपका उपांगीय कंकाल जो है वो होता है। अगर खोपड़ी में बात करें कितनी अस्थियां होती हैं, तो 29 अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां ऐसी होती हैं जो संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम जो है वो करती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो किसे किया गया, मेटाजोआ करके जो आप देख रहे हैं इसको रखा गया है। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जानवरों का समूह है और जो प्रोटोजोआ है ये आपका अत्यंत जो सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी सहजीवी परजीवी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मैल पीगी नलिकाएं, ध्यान रखिएगा, तिलचट्टा और जो अन्य कीट होते हैं उनके उत्सर्जक अंग के रूप में मैल पीगी नलिकाएं जो है वो जानी जाती हैं। कीट में पूरे पूरे कह लीजिए। अच्छा, कीट कौन से संघ में आता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में जो है आपका आता है। आर्थ्रोपोडा संघ जो है इसमें आपका ये कीट आता है। इसी प्रकार जैसे एनेलिडा संघ का भी बहुत पूछा जाता है कि जो एनेलिडा संघ होते हैं इनमें जो उत्सर्जित अंग वाला होता है पार्ट वो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं नेफ्रीडिया। तो ये आप याद रख सकते हैं, नेफ्रीडिया जो है से कहते हैं। और भी हैं जैसे प्लेटी हेल्विंथीस है, उसका उत्सर्जी अंग होता है ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स की जिसको कहते हैं। इसके अलावा मोलस्का जो संघ होता है उसका केवर का अंग जो है वो उत्सर्जी अंग होता है। इसी प्रकार जो केचुआ होता है उसमें क्लोरो या क्लोरे गोगन कोशिका कह दीजिए वो केचुआ में होता है। अगला कह रहा है लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो लाल शैवाल आमतौर पर जल निकायों में जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को जो है वो कहते हैं। शैवालों की अगर बात करते हैं तो शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक भी पाए जाते हैं। कौन कौन से वो वर्णक हैं, तो हरा है, उसके अलावा लाल है, उसके अलावा भूरा है। तो ये 3 वर्णक जो होते हैं इन सभी में भी अगर बात करें, जैसे हरा वर्णक किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। लाल वर्णक रोडोफाइसी में पाया जाता है। भूरा वर्णक फायोफाइसी में पाया जाता है। तो ये अलग अलग पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं इनमें प्रजनन की, तो दोनों से होता है, यानी कि शैवाल में जो प्रजनन होता है वो आपका अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी जो है वो आपका होता है, दोनों विधियों से होता है। पाए कहाँ जाते हैं शैवाल, ताजा जल है, समुद्री जल है, या फिर नमी युक्त स्थान है, कीचड़ है, नदी है, हर जगह शैवाल देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका आमतौर पर नहीं, आमतौर नहीं, मिर्गी पूछा गया। अब अप स्मार जिसको लिखा है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आजकल इस तरीके से भी अंगों से रिलेटेड रोग पूछ लिए जाते हैं। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण जो है वो होता है। और देखा होगा आपने, जब किसी को मिर्गी दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग वगैरह निकलता है। इसको किसी प्रकार जो भी व्यक्ति रोगी होता है ना, उनको किसी प्रकार का मशीन चलाने, इन सब के काम से एकदम मनाही होती, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मनुष्य के मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसका वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम जो है ये वजन होता है। और मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, मैंने बताया ना था अभी ऊपर, की अस्थियों के खोल में बंद रहता है, जिससे बाहरी आघात से उसको बचाया जा सके। अच्छा, हृदय का भार कितना होता है, तो ये मात्र 300 ग्राम जो है आपका होता है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग अगर आपसे पूछे तो यही है आपका हृदय। यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, और इसका वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच में। और वृक्क की अगर बात करें तो इसका वजन होता है 140 ग्राम। ये ग्राम है और ये किलो है, अंतर है दोनों में। अगला कह रहा है, अपच में उपचार के लिए इनमें से किस प्रकार की दवाओं का यूज किया जाता है, तो अम्ल तत्वानाशक करके आपका सही हो जाएगा, जिसको हम एंटासिड जो है वो कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, आप प्रतिजैविक की बात है तो पेनिसिलिन नाम ध्यान रखिएगा। पहला जो प्रतिजैविक या पहली एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिजैविक बेसिकली होता वो है जो जीवाणु संक्रमण हो जाए तो उसको कैसे रोका जाए, उसका हमारे शरीर में खुद से बनती है। एंटीबायोटिक किसको कह सकते हैं। अगला कह रहे हैं, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों को खाते हैं, तो ये कहते हैं हम सर्वाहारी। आसान सा है, जो केवल मांस खाए, जो साग सब्जी खाए, इसी प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है, तो राइजोबियम आपका बहुत पूछा जाता है। राइजोबियम जीवाणु जो फलीदार पेड़ पौधे होते हैं उनकी मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित होता है। इसमें बेसिकली नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है ना, वो ये पहुंचाता है। अगला है, और क्लास्ट्रीडियम टिटैनी करके भी है आपका, इसमें ध्यान होगा, शायद यूपी टेट किसी में आया था। अगला है आपका, इनमें से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं, तो तुलसी में आपका नहीं होती हैं। तुलसी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। और पौधे मिट्टी से नाइट्रेट भी लेते हैं और नाइट्राइट भी लेते हैं, पर किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं। और किससे लेते हैं, तो जड़ों से जो है वो लेते हैं। और पेड़ पौधों से जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। कोई जीव जंतु अगर पत्ती खा रहा है तो उसको चाहिए नाइट्रोजन, तो उसको वो प्रोटीन के रूप में जो है वो प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस के रूप में जानी जाती है। यूज सबसे ज्यादा आइसक्रीम में नाइट्रोजन गैस का जो है वो किया जाता है। बिजली के जो बल्ब होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जो ज्यादा उसकी लाइफ को जो है वो बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित आपका नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन जो आप देख रहे हैं ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। क्या होता है यूट्रोफिकेशन, ये होता है जो झील है या कोई जलाशय है या कोई प्राकृतिक जल स्रोत है, उसमें आपका नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या फिर पोटेशियम इनकी मात्रा अधिक हो जाए, एनपीके जिसको हम बेसिक शॉर्ट में कहते हैं, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाए, तो वहां पर आपका होता है यूट्रोफिकेशन करके। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वायु प्रदूषण से संबंधित पूछा गया कौन नहीं है, यूट्रोफिकेशन जो है वो हो जाएगा। अम्ल वर्षा की अगर बात करें तो अम्ल वर्षा आपका मुख्यतः कौन सी दो गैस, एक SO2 और एक NO2, ये दो गैस जो है वो अम्ल वर्षा से संबंधित है। अम्ल वर्षा को ही हम मार्बल कैंसर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और वर्षा का जो जल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो जब 5.6 से कम हो जाती है, तब वो जो जल होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल वर्षा कहलाएगा। अगला कह रहे हैं, इनमें से विचार कीजिए मछली, हाइड्रा, स्पंज, इनमें से कौन है जो इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा और स्पंज, इसमें परिसंचरण तंत्र आपका देखने को नहीं मिलता है। मछली में परिसंचरण तंत्र आपका पाया जाता है। और स्पंज जो है ये पेरिफेरा जो समूह है उसमें आता है, और ये एकमात्र ऐसे जंतु होते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं।
हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जो है वो जंतु है। अगला क्वेश्चन आपका है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का मतलब होता है वो जो दो बायोमास मिलाते हैं, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पालकों की पत्तियों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर आयरन की मात्रा की बात हो तो जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें जो खाना बनता है उससे भी आयरन मिलता है। अगला है, हॉटस्पॉट जो है वो क्या होता है? हॉटस्पॉट होता है उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र, जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, घास, बकरी और मानव से युक्त युक्त जो खाद्य श्रृंखला होती है वो इनमें से कौन सी होगी? तो घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला होती है एक जीव दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है ना, जैसे घास से टिड्डा हो गया, फिर टिड्डा से मेढक हो गया, मेढक को सांप खाता है, तो इस तरीके से। और उसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे कि अगर हम एक वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो जो पहला स्तर होगा उसमें आपके पेड़ पौधे हो जाएंगे, दूसरे में शाकाहारी जंतु, तीसरे में मांसाहारी जंतु और चौथे में सर्वाहारी कह लीजिए या उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु कह लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो कौन सा है आपका इनमें से? ये हो जाएगा H3PO4। ये आपका त्रिक्षारकीय अम्ल के रूप में जानते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली जो अनुसूची थी उसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र 8 है उनका उल्लेख किया गया है। अच्छा, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूचियां थी। और तीसरी अनुसूची में शपथ आता है, तो कुछ गिनी चुनी जो बार बार रिपीट होती हैं, और जो 9, 10, 11, 12 है वो तो चारों बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? यहाँ से ज्योग्राफी संविधान वाला पोर्शन 76 से स्टार्ट है, आंसर हो जाएगा 8। तो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में जो है वो बने थे। इसमें बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे और भी जुड़ते रहते, कुल मिलाकर 8 थे। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? तो लंदन में कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ को कहते हैं राष्ट्रमंडल को, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है, और बहुत डिटेल में जाएगा तो मार्ल बोरो हाउस में स्थित है। राष्ट्रमंडल में कुल कितने आपके देश हैं? तो आपके इसमें 54 जो है आपकी कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मीर बख्शी सेना विभाग के प्रधान के रूप में था, तो सेना संगठन आपका सही हो जाएगा। और मुगल काल में एक विदेश विभाग था, विदेश विभाग, जिसका नाम था दीवान ए रसालत करके। एक गुप्तचर विभाग था जिसका नाम था दीवान ए बरीद करके, और इसी प्रकार और भी विभाग थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य जो स्थान है उसकी अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, ऐसा क्यों है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, यही एक कारण जो है आपका इसमें होता है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी के रूप में जाने जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय जाने जाते थे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, प्रथम आधुनिक व्यक्ति के रूप में इनको जाना गया है, और ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में भी इनको जाना गया है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी, और कहाँ की थी? तो कलकत्ता में जो है वो की थी। ब्रह्म समाज के पहले सचिव कौन थे? तो उनका नाम था ताराकांत चक्रवर्ती, पहले सचिव के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है? तो डेल्टा जो है इसमें अपनाई जाती है। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती आपकी पहाड़ों में होती है, पूछी बहुत जाती है। ढलानों पर भी कह सकते हैं या पहाड़ी भागों पर कह सकते हैं, दोनों तरीके से आपका सही होगा। पर्यावरण की दृष्टि से झूम खेती आपकी हानिकारक होती है। और कौन सी जाति आपका इसका यूज करती है झूम खेती का? तो नागा जनजाति, आप इसे याद रख सकते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो सह भूकंप रेखाएं, होमी सिस्मल लाइंस जो है इसको कहते हैं। और भूकंपी तरंगों को मापते किसमें? तो सिस्मोग्राफ से। अगला इनमें से कौन सा मंडल है जो कि सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल को हम अधोमंडल, संवहन मंडल और निचला मंडल 3 नामों से जानते हैं। कौन कौन से? अधोमंडल, संवहन मंडल और आपका
निचला मंडल, ये तीन नाम इसी के ही हैं। गिरावट की अगर तापमान की बात करते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको कमी देखने को मिलती है। तो 165 ऊंचाई, ये जो है याद रख सकते हैं। और जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब आपकी क्षोमंडल में। अगला है दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजीलिया आपका राजधानी है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो ये आपकी अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और सेंटियागो जो है ये चिली की राजधानी है। ला में बड़ी की मात्रा जो है वो होनी चाहिए, तो चिली इस प्रकार से होगा। और ये क्विटो किसकी है? तो ये इक्वाडोर की राजधानी है। अब जैसे ब्राजील की मुद्रा क्या चलती है? तो ब्राजीलिया तो है, यहाँ पर मुद्रा यहाँ पर जो है वो यूरो नहीं रियाल चलेगी। तो आपकी मुद्रा कहाँ? ब्राजील की रियाल। चिली की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है? वो आपकी पीसो है। इक्वाडोर जो है यहाँ पर यूएस डॉलर चलता है। और अर्जेंटीना की जो मुद्रा है उसका नाम है अर्जेंटीना पेसी करके। तो पेसो करके आपका डायरेक्ट लिख देते हैं, पेसो करके, अर्जेंटीना पेसो पूरा नाम है। मार्मागुआ बंदरगाह कौन से आपके राज्य में स्थित है? तो ये आपका गोवा राज्य में है। मार्मो गोवा बंदरगाह गोवा में अरब सागर के तट पर आपका स्थित है। और नदी का नाम है जुआरी नदी। अगला क्वेश्चन आपका है महासागर के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस आपका ये औसतन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन स्थानांतरी कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम डाहिया, ये कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को जो है वो मिलता है। और अलग अलग जगह स्थानांतरित कृषि जो है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। झारखंड में जो है इसको कुरुआ कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको पेंडा कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं, इसी प्रकार अलग अलग जगह है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में, 6 अप्रैल का समय था। और उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी। ये जो है वो केंद्रीय मंत्री जो है वो उस समय थे। और दूसरी जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1956 में। दूसरी औद्योगिक नीति में भौगोलिक क्षेत्र जो था भारत में उसका लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका जो है वो सही होगा। कब इसे लागू किया गया था? तो 1793 में जो है इसे लागू किया गया था। और इसके तहत जो जमींदार होते हैं उनको भू राजस्व का स्वामी मानकर ही उनके साथ भूमि की जो भी बंदोबस्ती करनी होती है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पक्षाप शब्द से क्या तात्पर्य है? पक्षाप का मतलब होता है एक ऊंचा बादल, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बादल मिलते हैं ना उनको पक्षाप मेघ कहते हैं। बेसिकली हिमकणों से जो है ये मिलकर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला सही है, दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट जो चट्टानें हैं वो सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। और तीसरा भी सही है, यानी कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। तीनों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आपका है पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। इसका सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद जो है वो किया गया है। कालिदास जी की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रमुख नाटक है। नारायण पंडित जो है उन्होंने हितोपदेश लिखी थी। वैशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। ऐसी बुक जो बार बार रिपीट होती हैं। अगला है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट जो है वो बनवाया था? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी, सूर्य वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ये आपका भगवान विष्णु जी को जो है वो समर्पित है। संसार में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के रूप में भी कंबोडिया जो है इसी का जाना जाता है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है। अच्छा, जो अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया के राष्ट्रध्वज का प्रतीक चिन्ह भी है। अगला है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1664 ईस्वी में जो है वो हुई थी। स्थापना फ्रांस के सम्राट जो थे लुई 14
के मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट, उनके अनुरोध पर जो है वो की गई थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहां पर खोली थी? तो सूरत में जो है वो खोली थी। कब खोली थी? तो 1664 के 4 साल बाद 1668 में। और भारत आने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन थी? तो वो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह सकते हैं। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में जो है वो हुई थी? तो 1885 में हुई थी, बंबई में हुई थी, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष, और कांग्रेस का नाम जो रखा था वो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर रखा गया था। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको पता है लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, इसी ने दिया था। तारीख थी 19 जुलाई 1905 की। अच्छा, इस चीज को भी समझिए कि ये था जब घोषणा हुई थी, परंतु लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। दोनों तारीख अलग अलग हैं। और मेन कारण यही था बांटना, जो लॉर्ड कर्जन ने इसको बांटा था बंगाल को। बाद में इसको रद्द भी कर दिया गया था 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया था, तो वो भी पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आंसर की बात करते हैं, जॉर्ज यूले। बताया था 1888 का टाइम था, और ये था इलाहाबाद अधिवेशन। और इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जॉर्ज यूले। ये पहले अधिवेशन, ये पहले जो है वो निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपीय थे। जॉर्ज यूले के बाद 1889 में जो आए थे वो विलियम वेडनबर्ग करके थे, पर उतना पूछा नहीं जाता है। मेन जो थे वो हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 99 की, इन पर विचार कीजिए। और रोलेट एक्ट आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। आपसे पूछा गया है सही क्रम क्या होगा। आपको पता है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपका हुआ था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन आपका हो जाएगा जो कि 1918 में हुआ था। उसके बाद आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा 1900, और अहमदाबाद मिल जो हड़ताल थी ये भी आपकी 1918 में ही थी, तो ये आपका 1918 वाला यहाँ पे हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 में जो है आपका था। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए कि रोलेट एक्ट के जो विरुद्ध है वो आपका 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया था ना, विरोध स्वरूप राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। बाकी यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो पहला वाला होगा, यानी सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन, और सबसे लास्ट में रोलेट एक्ट। ये क्रम चलेगा। और ये जो 1918 में हुआ था मिल मजदूर वाला, ये वाला, और यहाँ पर जो खेड़ा आंदोलन है ये दोनों 1918 ही हैं। और खेड़ा आंदोलन आपको देखने को कहाँ मिलता है? गुजरात के खेड़ा जिले में। ये गुजरात लिख देते हैं। बाकी जो चंपारण वाला था वो कहाँ था? वो तो आपका बिहार में था। 100 प्रश्न आपका, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद किसका समर्थक था? ये जो है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ये नाजीवाद क्या है? ये एक्चुअल में एक विचारधारा को कहते हैं, जो कौन लाया था? जो कि हिटलर लाया था। बस इतना आपको पता होना चाहिए। एक और विचारधारा थी जिसका नाम आपने सुना होगा, फांसीवाद विचारधारा। फांसीवाद जो विचारधारा है इसको कौन लाया था? तो इसको मुसोलिनी जो है वो लेकर के आया था। 100 क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं। बढ़ते हैं 101 प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो से जो भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और जो पहला सेट हमने कराया था एडुटेरिया वाला, उसकी विद आंसर हमने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज दी है, क्योंकि उसमें हो चुके थे कंप्लीट लाइक, जितने का लक्ष्य हमने रखा था 500 का। तो उसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। विद आंसर है, उसमें आंसर भी है, ऐसा नहीं कि आपको जा करके वीडियो से कोई आंसर वगैरह देखना है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो भी पहुंचता रहे। 101 प्रश्न देखते हैं। तिलका मांझी, इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1750 में आपका हुआ था। तिलका मांझी जो है इनके द्वारा जो भागलपुर, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसके बीच एक विद्रोह भी हुआ था, वो हुआ था 1787 में। बाकी इस नाम से ही आपका भागलपुर में एक विश्वविद्यालय भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शाही लीची का उत्पादन बिहार के कौन से जिले में होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में आपका शाही लीची जो है आपका होता है।
अच्छा, इस चीज को समझिए, अगर अनुसंधान केंद्र भी लीची का पूछा जाएगा बिहार में ही, तो भी आपका मुजफ्फरपुर ही होगा। मखाना अनुसंधान से केंद्र कहाँ है, तो वो दरभंगा में है। बिहार में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो किशनगंज और पूर्णिया में होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम पहले के सेट में करा चुके हैं, रिवाइज करा दिया मैंने। कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था, तो सेडान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, टैगा वन में कौन से वृक्ष जो है आपके होते हैं, तो टैगा वन में आपके जो मृदु काष्ठ वन है वो आते हैं इसमें, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, मृदु काष्ठ वन। टैगा वन जो होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं टैगा वन। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, और घास के मैदान भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे वेल्ड है, दक्षिण अफ्रीका का है, पंपास है, अर्जेंटीना का है, वो सभी याद होने चाहिए। अगला कह रहा है, जल डमरू मध्य से क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय होता है, तो दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जो जल की पट्टी होती है उसको कहते हैं जल डमरू मध्य, और जो जल संधियां होती हैं वो दो स्थलों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को मलया और सुमात्रा से अलग मलक्का जलडमरू मध्य जो है वो अलग करता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। अगला है अलमाटी बांध, बताया था मैंने मिट्टी से कि आप कृष्ण भगवान जी को याद रख सकते हैं, तो कृष्णा नदी सही हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम मैंने बताया था, कृष्ण भगवान में महान बल होता है, तो महाबलेश्वर जो है आपका हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी घाटी है वहां से जो है उद्गम होता है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1401 जो है वो किलोमीटर में देखने को मिलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका तुंगभद्रा नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है। और भी है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, मालप्रभा है, दूध गंगा है, और घाट प्रभा है, सब आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। नागार्जुन आपका पूछा जाता है कि सागर परियोजना कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, तो ये सब रिपीट होती रहती है। तिलैया परियोजना पूछी जाती है, बराकर नदी पर है, झारखंड में है तिलैया नदी। अगला है, भारत में कुल्लू घाटी इनमें से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कुल्लू घाटी आपका इनमें से सेब की खेती के लिए फेमस है। अच्छा, कुल्लू घाटी के अलावा भी आप जानते हैं सेब कहाँ पर फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर फेमस है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए फेमस है। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये जो है वो यूपी में होता है। नागपुर जो है वो आपका संतरा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। नारियल सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। मेघना इनमें से किन दो नदियों का की सम्मिलित धारा है, तो ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जो है वो कहते हैं मेघना। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र वाली जमुना हो जाएगी, यही दो जमुना और पद्मा मिलकर बांग्लादेश में मेघना नदी जो है वो कहलाती हैं, बता चुके हैं पहले भी। अगला कह रहा है, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है, तो मतदान का अधिकार नागरिकों का राजनीतिक अधिकार है। वयस्क मताधिकार हमारे देश में चलता है, कौन सा आर्टिकल है, 326 है, जिसमें लोकसभा या विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती हैं, तो सभी आती हैं, चाहे कानून के समक्ष हो, चाहे भेदभाव हो, विशेषाधिकार हो, चाहे वो अवसर की समानता हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया, सभी के सभी सही हो जाएंगे। अच्छा, ये भी समझिए कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा है। कौन से आर्टिकल में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो 32 आर्टिकल में जो है ये आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत कैसा राज्य है, तो भारत आपका कल्याणकारी राज्य आपका हो जाएगा, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है भी नहीं। और ये जो प्रावधान किया गया है वो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है कल्याणकारी राज्य का। गांधी जी को माना जाता है, क्या माना जाता है, तो इनको दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में आपका माना जाता है। जन्म इनका हुआ था 1869 में महात्मा गांधी जी का, और 2 अक्टूबर का जो है वो तारीख थी। और कहाँ हुआ था, तो आपको पता है गुजरात के अंतर्गत पोरबंदर में हुआ था। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से 2 शहरों को जोड़ेगी, तो ये आपका दिल्ली और देहरादून को जोड़ने का काम करेगी। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। और वंदे भारत ट्रेन कवच टेक्नोलॉजी जो है उस पर बेस्ड है, नाम ट्रेन 18 करके, वो सब बता चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा जो है वो की? तो ब्रिस्बेन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 2023 में मई माह में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दौरा जो इन्होंने किया था उसी में ही ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री थे एंथनी अल्बानीज, उनसे इन्होंने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करवाया था। वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है। अगला है, देश का नया कानून मंत्री 2000 मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अर्जुन राम मेघवाल, इनको जो है वो चुना गया है देश का नया कानून मंत्री। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इससे पहले जो है किरण रिजिजू जो है इस पद पर जो है वो थे, अब इनको रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, किरण रिजिजू को अब कौन सा जो विभाग है वो दे दिया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान विभाग जो है वो अब किरण रिजिजू जो है वो संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश के साथ मिलकर के जो है इसको लॉन्च किया है। और उद्देश्य है साझेदारी बढ़ाई जाए कैसे? अगला क्वेश्चन आपका, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया था? तो किसने लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इनके द्वारा भाग लिया गया था। और पीएम मोदी लगातार चौथी बार G7 शिखर सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए हैं। बाकी G7 संगठन के जो सदस्य हैं उसमें आपका कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, ब्रिटेन आता है और आपका अमेरिका आता है। ये G7 संगठन के सदस्य देश हैं। अगला है, 28 मई 2023 को उद्घाटित, ये 119 वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे लास्ट में। 120 देखते हैं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक जो है वो कौन है? तो एस जयशंकर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री भी तो एस जयशंकर ही हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। 120 सारे प्रश्न जीके जीएस वाले समाप्त हुए। वापस से लौटते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे किसकी? मैथ की। अब आपको मैंने बताया था कि मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी रीजनिंग के हैं। तो 1 से लेकर के 40 तक टोटल हम प्रश्न यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि 41 से 120 तक करा चुके हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही सरल है। देखिए कैसे, 49 वर्ग लगाए, वर्गमूल लगाए, तो यहाँ पर आपका आएगा 7 निकल करके, जब इसे वर्गमूल से निकालेंगे। यहाँ 722 है, ये 722 इस 7 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 729। 729 में देखिए बाहर लगा है क्यूब रूट, यानी इसका जब निकालेंगे क्यूब रूट तो ये किसका होता है? 9 गुणे 9 गुणे 9 होता है 729। यानी यहाँ पर क्या बचेगा? केवल जब इसको बाहर निकालेंगे ना क्यूब रूट तो केवल 9 बचेगा। ये 9 यहाँ पर है, अब यहाँ पर इसी में ही 16 है, तो इसी 9 में ये 16 आपका जुड़ जाएगा। 16 9 आपका कितना होता है? तो 16 9 आपका होता है 25, तो 25 यहाँ से आ जाएगा। 25 के ऊपर देखिए वर्गमूल लगाए, यानी इसको वर्गमूल लगाकर बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा। 5 के बाहर क्या है? 59 है, तो ये 59 जो है वो 5 में जुड़ जाएगा। 59 5 जुड़ने के बाद कितना होगा? तो 64 हो जाएगा। और 64 के बाहर देखिए क्यूब रूट लगा हुआ है, यानी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो किसका होता है? 4 का होता है। 4 गुणे 4 गुणे 4 होता है ना, तो 4 निकल करके आ जाएगा। ये 4 इस 21 में जुड़ जाएगा, तो 21 और 4 कितना होता है? तो 25 होता है। और 25 के ऊपर क्या लगाए? वर्गमूल लगाए, तो 25 के ऊपर लगा देंगे और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है? एक एक सीरियल से मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ये वैल्यू दे रखी -x बराबर ये है तो x का मान क्या होगा? आपको कुछ करना ही नहीं है, -x को उधर ले जाएंगे, प्लस में x हो जाएगा और इधर वाली वैल्यू इधर ले आइए, यानी कि इस 56 0 6 7 8 9 को 34 58 745 से घटा दीजिए। घटाने पर क्या आएगा? 21 वाला ही आएगा, 21 48 0 44, तो ये तो सीधे सीधे माइनस था। रिचर्ड ने 7/12 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। रोनाल्ड ने 2/3 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। किसने देर लिखा और कितनी अधिक देर लिखा, वो आपसे पूछा गया। मतलब 2 लोग टेस्ट दे रहे हैं, एक को ज्यादा टाइम लगा होगा, तो जिसको ज्यादा टाइम लगा उसे कितना देर एक्स्ट्रा लगा वो यहाँ पर पूछा गया।
यानी आप ये करिए कि इन दोनों में सबसे पहले ये चेक करिए कि भिन्न कौन सी बड़ी है। तो अगर आप 7/12 और 2/3 में चेक करिए तो दशमलव से भी चेक कर सकते हैं, गुणा करके भी। 7 तिया होगा 21 और 12 दूना होगा 24। देखिए यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यानी 2/3 आपका बड़ा है। अब आपको ये जब पता चल गया 7/12 में और 2/3 में 2/3 बड़ा है, यानी रोनाल्ड रोनाल्ड आपका आंसर आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब रिचर्ड तो कट गया। अब कितना समय ज्यादा लगा उसके लिए इसको घटा दीजिए। 7/12 जो बड़ा है पहले उसको रखेंगे तो 2/3 और माइनस कर दीजिए 7/12, तो जितना एक्स्ट्रा समय होगा वो निकल आएगा। 3 12 का एलसीएम होगा 12, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 7, 8 में से 7 घटाएंगे बचेगा 1, 1/12 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में जो है वो पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिल करके अगर काम करते हैं तो कितना समय लगेगा। अच्छा इस चीज को समझिए, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो अभी हम बता देंगे। 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो वो होगा 18। ये हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पर ये समझिए 9 18 कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, तो 2 यूनिट पर डे काम हो जाएगा ए का, और 18 एक बार में जा रहा है यानी 1 यूनिट पर डे काम हो जाएगा बी का। अब दोनों मिल करके ही पूछ रहा है ना, दोनों एक साथ काम करें, तो 2 और 1 मिल करके अगर काम करेंगे तो 3 यूनिट पर डे का काम करते हैं। टोटल काम है 18, बटे में करेंगे 3, आ जाएगा 6। काम आपका आंसर नंबर सी। फॉर्मूला की जो मैंने बात की वो क्या था, वो होता है 9 को आप 18 से गुणा कीजिए और 9 में 18 जोड़ दीजिए और बटे में रख दीजिए, यानी कि इस प्रकार से कि 9 गुणे 18 और बटे में 9 प्लस 18। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका 6 ही दिन आएगा। पर ये सब ट्रिक कहाँ लगनी कहाँ नहीं लगनी है वो सब आता है ना, तो एक फॉर्मूला बेस्ड ना याद करके थोड़ा सा जो बेसिक है उसको समझ लीजिए, तो टाइप अगर क्वेश्चन में बदल भी दिया जाएगा तब भी आप कर ले जाएंगे। अगला है x की वैल्यू -21 आपको दे रखी है, y की वैल्यू 16 दे रखी है, z की दे रखी है, इसका मान बताना है। अभी जो मान बताना है इसको सबसे पहले आप सरल कीजिए, x³ + y³ + z³। इसका आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि अगर a + b + c इसका मान अगर 0 है, उस कंडीशन में आपका जो a³ + b³ लिखा है ना, इसी का ही a³ + b³ + c³ इसका मान जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। बाकी a + b + c, a को x मान लीजिए, b को y और c को z। देख लीजिएगा इन तो तीनों का टोटल 0 है तो बिल्कुल है। 16 5 जोड़ेंगे 21 होगा और यहाँ माइनस का 21 है ही है, तो 21 21 कट जाएगा। यानी आप सीधे जो x³ वाला पूछा गया ना, x³ + y³ + z³ इसको क्या लिख सकते हैं, 3abc यानी 3xyz लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 को ऐसे रहने दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लीजिए। x की वैल्यू -21 और y की वैल्यू आपका 16 और z की वैल्यू आपकी 5। गुणा कर लीजिए, इसको आ जाएगा आपका आंसर -5040 करके आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तरीका समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात आपसे कह रहा है x-2 और x-3, इनके बीच में मतलब इसका रेशियो x के साथ, फिर समानुपात और x का रेशियो इसके साथ, ये होता है तरीका मध्यानुपात का। अब आपको पता है ये इस तरीके से समानुपात होता है तो अंदर वाली जो वैल्यू होती है इनको गुणा करते हैं और जो बाहर वाली होती है वो इनको गुणा करते हैं, यानी x² की जो वैल्यू होगी वो x-2 और मल्टीप्लाइड में x-3 के बराबर होती है। ये होता है समानुपात को सॉल्व करने का तरीका। अब x² ऐसे रहने दीजिए, x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x को 3 से गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, और आपका 3 दूना 6 यानी कि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 6। 3x और 2x दोनों माइनस में वैल्यू है यानी जुड़ करके माइनस का 5x हो जाएगा, यानी आपका x² और माइनस का 5x और प्लस का आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² इधर भी तो था, ठीक है। अब ये वाला x² इधर वाले x² से कट जाएगा, क्योंकि अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, इसलिए -5x माइनस का, इसलिए बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5x की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 6/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए
ताकि जो योगफल है वो आपका एक पूर्ण घन जो है संख्या बन जाए। अब इस चीज को समझिए कि 710 के कौन सी ऐसी नजदीक सबसे संख्या होती है जो पूर्ण घन होती है। तो आपको पता है 729 होती है। 729 किसका घन होता है? तो 9 का घन होता है। यहां पर क्या है? 710 है। 710 और 729 में कितने का डिफरेंस है? 19 का डिफरेंस है, 19 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाए। 19 जोड़ देंगे अगर आप, तो योगफल आपका एक पूर्ण घन हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज में दिमाग लगाएं। जो ऑप्शन से हो सकता है उसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला देखते हैं, एक्स की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है और 7 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, एक्स का मान क्या होगा? आपको याद होगा इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था कि 7 वर्षों में जो मिश्र धन है वो आपका हो जाता है 10,527 करके, और 3 वर्षों में जो मिश्र धन हो जाता है वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका 8,283 करके। इन दोनों को अगर आप देखिए तो ये 7 वर्ष में इतना हो रहा है, 3 वर्ष में इतना हो रहा है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 4 वर्ष आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी 4 वर्ष में यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज। अब ये मिश्रधन नहीं होगा, तरीके का सेम क्वेश्चन पूरा समझा चुके हैं। तो इसको इसको घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने में कितना आएगा? 4, 4, 2, 2। हो सकता हो पिछला वीडियो ना देखा हो किसी ने, तो एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए भी बता दूं कि मान लीजिए आपने बैंक में जाकर के कुछ रुपए जमा किए जो कि आपके 3 साल में जाकर के 8,283 रुपए बन गए। मान लीजिए आपने जमा किए हो 5,000, मान लेते थोड़ी देर के लिए। 3 साल जब बीतते हैं तब आपने देखा कि आपके बैंक में 8,283 रुपए हो गए। फिर जब आप 7 साल बाद देखते हैं तो आप देखते हैं 10,527 हो गए। तो ये जो रुपए बढ़ रहे हैं ये क्या है? ये उस पर ब्याज लग रहा है, वही तो रुपए बढ़ रहा है। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो मिश्रधन थोड़ा नहीं निकलेगा, जितना ब्याज बढ़ रहा होगा वही तो निकलेगा। तो वही 4 वर्ष का साधारण ब्याज हमने यहाँ निकाल लिया है, इतना उसको ब्याज मिल रहा होगा इन सालों में जितना अंतर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो कह रहा था वो कह रहा था कि एक्स का मान बताना है, एक्स की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर। यानी इसके लिए हमें सबसे पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष का ही मिश्रधन हमको पता है, हम उसी से ही मूलधन निकाल पाएंगे। तो 4 वर्ष का अगर साधारण ब्याज हमें पता है तो क्या हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं? तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी यहाँ पर ब्याज है, तो 2, 2, 4, 4, और 4 वर्ष का निकालना है तो बटे में करेंगे 4 और 3 से गुणा करेंगे। 3 वर्ष का निकालना है इसलिए 3 से गुणा करेंगे, और 4 वर्ष का हमें पता है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। 3/4 इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा? तो 1683 निकल करके आएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब आपको मूलधन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मूलधन बराबर होता है मिश्रधन में से साधारण ब्याज को घटा करके। तो आपका 8,283 ये था 3 साल का मिश्रधन, और 1683 ये था 3 साल का साधारण ब्याज। तो ये आपका निकाल घटाने पर कितना आ जाएगा? 6600 आपका आएगा। ये 6600 क्या है? ये वो एक्स का मान है जो उसने स्टार्टिंग में धनराशि लगाई होगी। मैंने अभी आपको एक एज्यूम कराया था ना कि आप स्टार्टिंग में बैंक में जाकर के 5,000 रुपए जमा कराते हैं, तो वही पूछा गया था कि वो कितना आप जाकर के जमा करा रहे हैं, जो कि 3 सालों के बाद इतना हुआ जा रहा है और 7 सालों के बाद इतना हुआ जा रहा है। वो धनराशि आपने जमा आखिर कराई कितनी थी? तो वो आपने 6600 जमा कराई थी, जो कि 3 साल में इतना आपका हो जा रही है और 7 साल में इतना हो जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 51 संख्याओं का एवरेज 52 है, तो 51 गुणे 52 कर दीजिए। आरंभिक 28 संख्याओं का एवरेज इतना है और अंतिम 24 संख्याओं का इतना है, और आपसे कह रहा है 28वीं संख्या को अगर हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का क्या होगा। इसके लिए आप क्या करिए, 28 संख्याओं का जो लिखा हुआ है ना 50.5, इसको सबसे पहले गुणा कीजिए। 28 गुणे 50.5, इस टोटल संख्याओं में 28 का स्टार्टिंग का दे रखा है और अंतिम का भी आपको दे रखा है 24 संख्याओं का। इसी में ही अंतिम को और निकाल लीजिए, तो 24 संख्याओं का है 54.5 करके। अब ये दोनों टोटल निकल के आया, 28 और 24 कितना होगा? 20, 20 40, 48, 49, 50, 51, 52, टोटल 52 है आ रहा है 48 और 24 जोड़ के। पर यहां पर 51 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। अगर हम इसमें से पूरे का एवरेज यहां पर घटा देते हैं तो क्या होगा? तो जो एक्स्ट्रा संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। यानी कहने का है मतलब ये है, इसी में से ही आप घटा दीजिए जो 51 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 52 करके।
इससे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपका जो निकल करके आएगा वो 70 निकल के आएगा, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसमें एक और कंडीशन दी गई है कि अगर 28वीं संख्या को हटा दिया जाता है, 28वीं संख्या को अगर हटा दिया जाता है तो बाकी बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा। और ये 28वीं संख्या है कौन सी, तो यही है 70वीं। जो 70 निकली है ना, यही तो 28वीं संख्या है जो कि कॉमन थी, जो कि एक एक्स्ट्रा आ रही थी। यहाँ पर 28, यहाँ 24 और यहाँ पर आपका 51 था। तो यहाँ पर एक्चुअल में 52 जो एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा था ना, वही तो हमने निकाला है। तो ये 28वीं संख्या ही तो निकली है। अब अगर इसको हम हटा देते हैं, टोटल हमारा एवरेज था 51 संख्याओं का, औसत 52 था, तो टोटल 51 गुणे 52 था। अब इसी में से ही तो आप घटाएंगे क्या, इस 70 को। तो हमने इस 70 को घटा दिया। अब संख्याएं पहले थी 51, अब कितनी बची, 50 बची। तो संख्या भी एक कम कर दीजिए, 51 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 2582 बटे 50। 5 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 51.64, जो कि आपको ऑप्शन पहले वाले में दिया गया। कठिन बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लिखा है, वरना आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ है, पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा सरल हो पाए। अगर आप यहाँ पर देखिए कि ए और बी दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक तरफ ए लिखते हैं, एक तरफ बी लिखते हैं। आप ये चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू बटे में बहुत दे रखी है, तो हम ऐसा कुछ मान लें जिससे बटे वाली वैल्यू हट जाए। तो हम अगर 3/2 कह रहे हैं ना कि बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी है, बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी है, अगर हम इसको 2 मान लें तो ये 3 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, कैसे होगा। अब देखिए ए की 3/2 गुनी है ना, अगर 2 का 3/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। आप खुद निकाल कर देख लीजिए ना, 2 का 3/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 3 ही तो बचेगा। यानी ए बी 2 और 3 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर इसको 2 मान लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। आगे 1/4 वापस लेने को भी कह रहा है, तो आप ये कर लीजिए, इसका डबल कर लीजिए ताकि आपको आगे कोई वैल्यू पॉइंट में ना जाए। इसको हम डबल कर लेते हैं 4, और इसको 3 का दुगना 6। हम रेशियो में कितना भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, बस उसी क्रम में ही होना चाहिए। तो 4 और 6 हमारा ये रेशियो निकल के आएगा। अब आप देखेंगे ए जो है वो क्या करता है, 3/2 को लेकर के यहाँ पर लिखा है थी 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया। तो हम एक तरफ बी को लिखते हैं। बी ने एक्चुअल में 8 महीने बाद लिया ना, 8 महीने के बाद, यानी 8 महीने तक जो उसने पैसा लगाया वो पूरा पूरा इस 6 रेशियो में लगाया है। तो 8 को 6 से गुणा कीजिए, ठीक है, प्लस उसके बाद 4 महीने हमारे बचे, और उस 4 महीने में ये जो बी है इसने अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। अब 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। और कितने महीने के लिए, बाकी बचे 8 महीने हो चुके हैं, तो 4 महीने ही तो बचे हैं, यानी 3 गुणे 4। अब आपको समझ में आया कि हमने इसको 6 क्यों किया था, ताकि ये आधा अगर निकालें तो 3/2 ना हो जाए, फिर वो तो 1.5 हो जाता, तो और कैलकुलेशन लंबी हो जाती। इसीलिए हमने क्या किया है, सीधे इसको डबल कर लिया ताकि ये आधा वगैरह निकाल सके। अब ए की तरफ बात करते हैं। ए ने क्या किया, 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस लिया है, यानी कि 10 महीने तक उसने तो पूरा पूरा ये 4 रेशियो तक लगाया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले 2 महीने बचे, टोटल 12 महीने होते हैं, 10 महीनों के लिए इसने पूरा पूरा 4 अपना पैसा लगाया है, ये रेशियो जो इसका निकला है। परंतु अगला जो 2 महीने बचे हैं उसमें इसने क्या किया है, अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया है। 1/4 वापस ले लेंगे तो टोटल 4 था, 4 का 1/4 कितना होगा, 4 का अगर 1/4 देखेंगे 1/4 तो कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 इसमें से आप निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। समझ रहे हैं इस बात को, 3 कहां से आए, 1/4 निकाल कर 1 मत रख दीजिएगा, कह रहे हैं 1/4 वापस ले लेता है। तो इस 4 का 1/4 है कितना, 1 है ना, 1 ले लेगा तो बचेगा कितना, 3, यानी 3 बाकी समय के लिए लगा रहता है। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ जो रेशियो निकल करके आएगा वो कितना कितना आएगा सॉल्व करके, तो आपका 23:30 करके जो है वो आएगा, ये रेशियो निकल आएगा दोनों साइड का। अब ये पूछा ही नहीं गया है इसमें 53,000 का लाभ अगर मिल रहा हो तो ए का हिस्सा क्या है। अब ए बी का रेशियो पता ही है आपको, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ए का निकालना है तो 23, और गुणे में आपका, और बटे में आपका दोनों का टोटल 30, 40, 50, 53, और गुणे में आपका ये 53,000, यानी 53000। इसको सॉल्व करेंगे सीधे आपका आंसर 23,000 जो है वो आ जाएगा।
तो बस ये तो चीज निकाल ही लेंगे आप, ए का निकालना हो चाहे बी का हिस्सा। मेन जो समझने वाला चीज था वो ये वाला हिस्सा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आप देखेंगे ना तो ये बुक में इतना खतरनाक तरीके से दे रखा है जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया ए बी वाला, कि वो आप देख के भी नहीं समझ पाएंगे, पता नहीं इसमें क्या खिचड़ी मचाई है लोगों ने। मैंने जैसे आपको बताया बहुत अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 वस्तुएं बेच करके एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा। इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 12 आपका वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ अर्जित करता है, और यहाँ पर 32 वस्तुएं बेच कर की बात कर रहा है, यानी 32 माइनस 12 और गुणे में 100, सीधे सीधे आ जाएगा। तो 12 बटे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, 12 बटे 20 गुणे 100 करेंगे अगर, 12 बटे 20 गुणे 100 अगर करेंगे तो 20 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, 60% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, उनके बेगम आने की संभावना क्या होगी। संभावना भी कोर्स में है क्या। प्रायिकता में बेसिकली इसमें ये देखते हैं कि टोटल पत्ते होते हैं 52, और उसके बाद 52 में ही उसको 52C2 करके लिखते हैं। उसके बाद 26 गुणे 51 एक तरफ करेंगे, और जो यहाँ पर बेगम की बात की गई है, बेगम 4 में से 2 निकलता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू 6 निकालेंगे। 6 बटे 26 गुणे 51 करेंगे, सीधे 1 बटे 221 करके आंसर आ जाएगा। प्रायिकता है नहीं कोर्स में, इसीलिए हम इतना डिटेल में इसको बता नहीं रहे, डायरेक्ट बता दिया, पहला आंसर हो जाएगा। सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का रेशियो दे रखा है आपको 4:5, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, और 5 वर्ष बाद हुआ है सुधीर की वर्तमान आयु। तो इसको आप डायरेक्ट रेशियो से भी देख सकते हैं। 4 से 5 में 1 का सीधे अंतर आ रहा है, 5 से 6 में भी 1 का आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू सीधे सीधे 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है तो 4 यूनिट की 20 साल आ जाएगी, सीधे 20 साल आंसर आ जाएगा। दूसरा आप देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 4 और 5 का रेशियो है, 4 के पहाड़े में 18 तो आता ही नहीं है, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा सीधे 20 होता है। क्योंकि जब रेशियो हम निकालते हैं तो उसी का ही वैल्यू का ही निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा रहा है, और जो ये रेशियो दे रखा है वो भी वर्तमान आयु का ही दे रखा है। तो 4 के पहाड़े में 18 भी नहीं आता है, 22 भी नहीं आता है, 21 भी नहीं आता है, तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तो ऐसे भी 20 आंसर ही होगा। समझ रहे हैं कि अगर रेशियो वही है तो जाहिर सी बात है 20 साल के ही गुणज में वो वैल्यू आनी चाहिए, तभी आपका वैल्यू निकल करके आएगी। बाकी अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, और कह रहा है संख्याओं का टोटल बताओ। अब यहाँ पर यह होता है कि दोनों जो संख्याएं हैं, गुणनफल जो होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या जो है अगर हम उसको a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को अगर हम b मान लेते हैं, और इन दोनों का गुणनफल 252 इंटू 12 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का गुणन करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणन करेंगे 3024 आएगा, यानी कि आपका ए बी की वैल्यू जो है वो 3024 निकल करके आ जाएगी। प्रश्न में अंतर भी दे रखा है, यानी a माइनस बी का डिफरेंस का मान भी 48 हमें दे रखा है। ए बी पता है, ए माइनस बी पता है, क्या ए प्लस बी नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके होता है। उसी से ए प्लस बी का फॉर्मूला भी निकलता है, अंडर रूट में आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये दोनों के संबंध से आपका a प्लस बी ए माइनस बी से निकलता है। अब यहाँ पर वैल्यू सारी रख दीजिए। a माइनस बी की कितनी है वैल्यू, 48 है, तो रख दीजिए 48। 48 का प्रश्न में स्क्वायर भी दे रखा है तो लगा दीजिए स्क्वायर। प्लस में आपका 4 दे रखा है, मल्टीप्लाइड में आपका ए बी की वैल्यू 3024 दे रखी है, और टोटल का आपका वर्गमूल भी लगा हुआ है। 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 2304। जोड़ने के बाद 4 इसमें जुड़ा है, 48 का स्क्वायर होता है 2300, उसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2304, और उसमें नहीं 4 नहीं जोड़ेंगे, 4 तो इसके मल्टीपल में है ना, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर ही है 2304 लिखा हुआ है, 4 इसके मल्टीपल में, तो प्लस लगा दीजिए, इससे गुणा कीजिए, 4 4 जा 16, और आएगा 9021, ये आएगा। इसको जोड़ दीजिए तो आपका निकल कर आएगा अंडर रूट साथ में चल रहा है 14400, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगा, 120 आंसर आएगा। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, और एक रेलगाड़ी है जो कि
गति आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की भी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय। सिंपल सा तरीका होता है, दोनों जो भी रेलगाड़ी हैं इनकी जितनी लंबाई दे रखी है उनका लिख लीजिए टोटल 500 बटे 750। बटे में आपको क्या लिखना है, जो भी उनकी चाल है उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। एक 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपका 75 माइनस 60, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो आपकी मीटर में थी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 500 750 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 1250 आ जाएगा। ये वैल्यू मीटर में है और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी आपको चेंज करना पड़ेगा 18 बटे 5 से गुणा करके। 75 में 60 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। अब चेंज करने के लिए गुणा कर दीजिए 18 बटे 5 से, क्योंकि वैल्यू देखिए चारों ऑप्शन में सेकंड में आ रही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर 300 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आपका जोड़ा गया और घटाया गया ना, ये केवल और केवल समान दिशा के लिए है, जैसे कि प्रश्न में दिया गया था कि वो समान दिशा में आपका रेलगाड़ी चल रही हो तब। बाकी चिन्ह बदल जाते हैं जब विपरीत दिशा में होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे रीजनिंग के। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि एक कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है, दो धारणाएं दी गई हैं और बताना है कौन सा इसमें सही होगा। एक उत्पादन प्रबंधक द्वारा कथन, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता, ये गलत है। यानी केवल और केवल पहला ही धारणा यहां से निकलती है। अगला कह रहा है सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, क्या कहा, तो हम यहां पर बना भी देते हैं। किसका परिचय, सुमन का परिचय, तो हम लिख देते हैं नीचे सुमन, और सुमन का परिचय देते हुए कौन कह रहा है, सरला कह रही है, तो यहां पर लिख देते हैं सरला। और सरला क्या कह रही है कि इसकी माँ मेरी माँ की, यानी इनके ऊपर एक और माँ आएगी तो ये माँ हो जाएंगी, और सुमन की माँ जो है वो यहां आनी चाहिए। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि जो है ये इनकी ही माँ है। इस चीज को समझ रहे हैं, इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सरला सुमन की क्या लगेंगी, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में माँ वाला दिया ही नहीं गया है, यानी आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ये तो माँ की बात हो रही है। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है कि इस ऋतु क्रम का बताना है कौन सा भारत में मार्च से फरवरी तक आती है उसका क्रम। तो आपको पता है सबसे पहले बसंत ऋतु, उसके बाद गर्मी, सेकंड फिफ्थ इसी में ही दे रखा है और तो है भी नहीं किसी में, यही ऑप्शन हो जाएगा। बसंत, फिर गर्मी, फिर आपका आएगा मानसून, फिर आपका आएगा पतझड़, उसके बाद लास्ट में सर्दी। 19 प्रश्न देखते हैं। कबड्डी का बांग्लादेश से वही संबंध है जो वॉलीबॉल का किससे है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। आंसर आपका इनमें से ऑप्शन नेपाल सही हो जाएगा, नेपाल का खेल है वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को एक को दो लिखा जाता है, ए की प्लेस वैल्यू होती एक है पर लिखा दो है, बी की प्लेस वैल्यू होती दो है पर लिखा चार है, यानी प्लेस वैल्यू को डबल किया गया है। यानी आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और 9 का डबल करेंगे तो आएगा 18, और नीचे टोटल पूछा गया है, देखिए लिखा ना कुल अंक मान। फिर एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14 होती है और 14 का डबल करेंगे तो आएगा आपका 28, और उसके बाद एन डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और 4 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 8। आई तो ऊपर ही है तो 18 यहां भी आ जाएगा, 9 गुणे 2, और ए की प्लेस वैल्यू होती एक है और एक को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। जोड़ दीजिए इसको, 4 और 7 74 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लुप्त संख्या प्रश्न में दी गई है, इसके अंतिम पद का अंतिम अक्षर लुप्त है, आपको बताना है कौन सा होगा। अब यहाँ पर आर से अगर स्टार्ट कीजिए तो पी क्यू आर होता है ना, तो क्यू यहाँ लिखा हुआ है यानी एक माइनस किया गया है, इस आर से इस क्यू के बीच एक माइनस किया गया है। क्यू से पी में देखिए तो पी क्यू सेम चीज, यहाँ भी एक माइनस किया गया है, सेम आगे भी एमएनओ पी हो गया, माइनस किया गया होगा। ठीक है, वी से एक्स में देखिए तो आपका ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड, यानी एक एक का गैप यहाँ भी है और आगे बी आएगा। ठीक है, आपसे जब तीसरा पूछा है तो इसको देखते हैं सीधे, एफ से
एच में देखिए तो ABCDEFGH यानी 2 का जुड़ रहा है, यहाँ भी JHIJ 2 जुड़ रहा है, आगे भी जुड़ेगा तो JKL L आना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। आप वैसे शुरुआत के 2 देखते ही नहीं जब आपको लास्ट ही पूछा गया था, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बता दिया। अगला क्वेश्चन है 6-24, 6 से 24 कैसे आ सकते हैं? 6 4 जा 24, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा नहीं। ये आप देखिए कि 6 और 24 में अंतर कितने का है, तो 18 का डिफरेंस है। 24 और 60 में कितने का डिफरेंस है, तो 36 का डिफरेंस है, यानी 18 दूना 36 होता है, ठीक है यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो 60 का डिफरेंस है, 18 दूना 36, आगे डबल काम नहीं कर रहा है, तो इसमें भी सीरीज निकाल के देखिए 18 और 36 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 18, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 18 का डिफरेंस है। 36 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये 24 का डिफरेंस है। आगे 120, यहां तक 60 तक हम पहुंचे थे। अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो आपका पहले 18 आया, फिर 36 आया, फिर 60 आया, यानी अगला 90 आना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका 90 का डिफरेंस आना चाहिए था। देख रहे हैं ट्रिपल सीरीज लगा दी, इतना कहाँ से दिमाग कोई लेके आएगा, समझ रहे? पहले 18 का डिफरेंस था, फिर 36 का था, फिर 60 का था और फिर 90 का, क्योंकि 18 के 24 उसके बाद अगला जो डिफरेंस आएगा वो 30 का आएगा। 6 जुड़ रहा है देखिए, 18 फिर 24 फिर 30, और ये 30 कहाँ जुड़ेगा जाके, 60 में जुड़ेगा, यानी 60 और 30 मिलकर के 90 बनाएगा ना, इस तरीके से आपका होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इस 120 में 90 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला जो है वो हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पर डबल नहीं ट्रिपल सीरीज चला दी इन्होंने। ए और बी या तो समान आयु के हैं, ए बी से बड़ा है, ए जो है कह रहे हैं बी से बड़ा है, या तो समान आयु के भी हैं, यानी ए बी के बराबर भी हो सकता है, और ए बी के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद लिखा है सी और डी समान आयु के हैं, ठीक है, डी बड़ा है सी से, डी जो है आपका बड़ा है। अगर ए बी में भी आप देखेंगे तो हम इसको नीचे रखते हैं, डी को जो है, डी बड़ा है सी से, तो डी को ऊपर रखते हैं, और बराबर में भी होगा सी में भी होगा, पर सी के कंपैरिजन में डी बड़ा हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, बी बड़ा है सी से, बी जो है सी से बड़ा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से सही है? पहला कह रहा है ए जो है वो बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, नहीं कह सकते क्योंकि बराबर भी है। बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी समान आयु के हैं, ऐसा तो नहीं है। डी बड़ा है सी से, डी जो है वो सी से बड़ा है, बराबर भी तो था, तो इसलिए नहीं कह सकते। ए जो है वो सी से बड़ा है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल इस वाली लाइन से होगी जिसमें लिखा है बी बड़ा है सी से, यानी कि ए सबसे ऊपर ही आ सकता है, बी भी इसके कंपैरिजन में आ सकता है, बी उसके नीचे, पर सी उसके नीचे ही आएगा, और डी सबसे नीचे आएगा, क्योंकि ये कह रहा है बी जो है वो सी से बड़ा है, ये हम क्लियर कर रहे हैं। और यहां पर देखिए अगर बी सी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा भी हो सकता है, जो कि पहली लाइन कह रही थी, यानी ए और सी में अगर बात करें तो ए सी से डेफिनेटली बड़ा ही होगा, इसलिए डी वाला आंसर होगा। अगला देखते हैं, श्रृंखला दे रखी है, बताना है इसमें अगला पद क्या आएगा। यहाँ 3 लिखा है, 6 लिखा है, 3 दूनी 6, और फिर 3 से गुणा किया यानी 18, फिर यहाँ पर 72 आ गया, यानी कि आपका 5 से गुणा किया 18 पंजे, नहीं 4 से, 18 चौक 72, यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 4 से गुणा, तो अगला 5 से गुणा होना चाहिए। 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है, 360 एक ऑप्शन में अकेले है, तो कुछ नहीं चेक करना, यही सही हो जाएगा। बाकी लेटर में क्या है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक एक का गैप चल रहा है। अगला देखते हैं, 31:8 92 का किससे होगा रेशियो? 31 का 8 तक कैसे पहुंचेंगे? क्या 3 का स्क्वायर आप करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, इसमें जो पहला नंबर लिखा हुआ है, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 9 में से 1 अगर आप घटा देंगे तो 8 होगा। इस तरीके से 8 पहुंचा है। 92 में 9 जो है इसका आप स्क्वायर करिए तो 81 होगा, 2 का स्क्वायर करिए तो 4 होगा, 81 में 4 घटाएंगे तो 77 होगा। देख रहे हैं, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कर नहीं पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। आपकी नजर एकदम पैनी होनी चाहिए कि आप सुई से भी उसे से भी सुई निकाल लें, वो डायलॉग नहीं होता है। अगला देखते हैं 26, 6 दोस्त हैं, अभिषेक अपूर्वा इस तरीके से, और कह रहा है कि सम षटभुजाकार जो है उसके शीर्ष पर ये बैठे हुए हैं। इधर बना देते हैं चित्र, ये आपका
षटभुजाकार का सबसे पहले बना लीजिए, 6 भुजाएं आपकी होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, अभिषेक अपूर्वा ये सब ठीक है, और शीर्षों पर बैठे हैं ठीक है, षटभुज के केंद्र की ओर ये अभिमुख भी है ठीक है। अपूर्वा ठीक ओंकार और पार्थ जो है उसके बीच में है। अपूर्वा को यहाँ कहीं भी बैठा लीजिए, चलिए यहाँ अपूर्वा को बैठा लिया। अगर कोई चीज बदलती है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग बदल लेंगे। अपूर्वा किसके किसके बीच है? ओंकार, तो यहाँ पर हम पार्थ लिख लेते हैं। पहले ओंकार की बात नहीं हुई, पहले ओंकार की बात हुई है, तो यहाँ ओंकार को ही रखते हैं जिस सीरियल से लिखा है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आगे प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। ओंकार इधर रख लेते हैं, इधर को पार्थ का रख लेते हैं। फिर कह रहा है अभिषेक ओंकार के पड़ोस में है। ओंकार के पड़ोस में कौन है? अभिषेक है, तो यहाँ पर हमने अभिषेक को रख लिया ठीक है। अब आगे कह रहा है कि किरण अपूर्वा के ठीक सामने, अपूर्वा के ठीक सामने कौन बैठा है? किरण बैठी है ठीक है। अब कह रहा है उपरोक्त प्रश्न में यदि विराज और ओंकार, विराज तो दिया नहीं गया, ओंकार ये है और विराज जो है यहां हो सकते हैं, ये क्लियर नहीं किया गया पर हमने अपनी तरफ से लिख लिया कि यहां हो सकते हैं। जब प्रश्न में यहां नहीं लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड रुकिएगा। इसमें लिखा था कि जो अपूर्वा है वो किरण के सामने नहीं बैठी है, विराज को भी हटा दे रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि किरण जो है वो अपूर्वा के ठीक सामने नहीं है, यानी अपूर्वा के ठीक सामने किरण नहीं आएगी, किरण यहाँ आ सकती है। आप समझ गए होंगे, तो विराज यहाँ पर आ सकता है पर इसकी स्थिति को बताया नहीं गया है, पर हमने अपनी तरफ से लिख लिया है। अब देखिए वास्तविक क्रम ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि विराज और ओंकार यहाँ यहाँ ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो किरण के बगल में कौन बैठा है? किरण कहाँ है? किरण ये है, किरण के बगल में कौन बैठा है? अगर ये ओंकार यहाँ आ जाएगा तो इधर साइड ओंकार आ जाएगा और उधर साइड पार्थ आ जाएगा, यही तो होगा। ऑप्शन में ओंकार दिया हुआ है, पार्थ दिया ही नहीं है, तो आंसर यही आपका यहाँ पर सही होगा। समझ गए? ओंकार और विराज जब अपनी स्थिति बदल लेंगे तो किरण के बगल में ये आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट वाले बैंक वगैरह में बहुत आते हैं। 13 3 9 7 और इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। 13 से 3 में अगर आप देखिए तो 14 15 16 होगा, और 16 में देखिए तो 9 और 7 का टोटल होता है 16। समझ रहे हैं? 22 और 7 में देखिए तो 22 और 7 जो है ये बराबर होगा 18 और 11 के टोटल का। 18 11 का टोटल कितना होगा? 29 होगा, यानी इन दोनों का टोटल नीचे का टोटल बराबर है। तो 17 और 7 कितना होता है? 17 7 होता है आपका 24 जोड़ने पर। तो 14 में ऐसा क्या जोड़ें 24 हो जाए? तो अगर हम 14 में 10 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है गणेश दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं बस। तो गणेश कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है? 5 मीटर जो है वो आपका जा रहा है। तो यहाँ कहीं गणेश को रख लेते हैं, और ये नीचे दक्षिण दिशा में जा रहा है और कितना चला है? 5 मीटर जो है ये चला है। और फिर कह रहा है पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्व मतलब इस तरफ दिशा में मुड़ गया, और फिर वो 5 मीटर चलता है तो हमने 5 मीटर उसको चला दिया। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब इधर ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, और कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है, यानी पिछले वाले बिंदु से आगे निकला जा रहा है, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है बाद में रुक गया, फिर अपने बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला? तो वापस से 5 मीटर चल गया। 5 मीटर इधर भी चला था और वापस से 5 मीटर आ गया, यानी कि इसी के सामने आ जाएगा। फिर कह रहा है आप गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितने दूर है? तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये 5 है और ये पूरा 10 है, तो ये बचेगा तो 5 ही, तो 5 मीटर दूर है। आंसर ए हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये 5 मीटर होगा, क्योंकि इधर 10 है तो 5 5 मिलके 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाकी दिशा तो पूछी नहीं गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से संगत है, एक असंगत है। आपको बताना है कौन सा अलग है। अलग यहाँ पर आप देखेंगे तो दुर्घटना हो जाएगा। भूकंप, बाढ़, दुर्घटना, ज्वालामुखी में दुर्घटना अलग है, बाकी तो सब प्राकृतिक घटनाएं दे रखी हैं। अगला यहाँ पर शब्द आपको बताना है कौन सा आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं इनको सबसे पहले गिन लेते हैं कि हैं कितने, फिर उसमें देखते हैं कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। जैसे डबल बी, डबल सी, उसके बाद यहाँ पर डी, उसके बाद डबल सी। यहाँ पर 5 5 का बन रहा है। देख पैटर्न कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि पहले एबीसीडी में बी आता है जो कि डबल है 12, फिर एबीसीडी में बी के बाद सी आता है और उसके बाद डी आता है, बी सी डी आता है। स्टार्टिंग के 2 जो लेटर है वो डबल बार आएंगे और लास्ट वाला सिंगल बार आएगा, बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं।
फिर जब अगला नंबर यहाँ से 5 खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से रिपीट की बात होगी तो वो सी से रिपीट शुरू करेंगे, फिर बी को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए तो सी रिपीट होगा, यानी कि यहाँ पर एक बार और सी आएगा, तो फिर डबल सी, फिर डबल डी, फिर केवल बार एक बार ई। यहाँ पर जहां खत्म हो गया उसके बाद अगली जो शुरुआत करेंगे तो पहला अक्षर जो होगा उसको छोड़ देंगे, जैसे वो डबल बार सी आ रहा है उसको छोड़ देंगे, अब सी से नहीं ई से शुरुआत आपकी यहाँ जहां खत्म हो ना अगले हम जाके जो डबल बार लिया उसको छोड़ देंगे, डी से शुरुआत करेंगे। तो देखिए फिर से डबल डी, फिर डबल ई और उसके बाद एफ आ जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार डबल ई डबल एफ जी आ जाएगा, फिर डबल एफ डबल जी एच हो जाएगा। वैसे देखेंगे सी है उसके बाद ई है उसके बाद एच है, यहाँ पर भी एच आ जाएगा। आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। समझ गए हम पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से लेकर के चलना है। वर्गों की संख्या इसमें आपको बतानी है। वर्गों की संख्या का सीन ये है आपको यहाँ पर, जैसे एक ये वर्ग है, इस सिंगल वाले में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 ये आपके वर्ग हैं, और अंदर वाले देखेंगे तो 1 2 3 4 ये वर्ग हैं। उस आधार पर भी गिन सकते हैं, पर एक इसकी ट्रिक भी होती है। आपको देखना है कि इस तरफ लंबाई में और ऊपर से नीचे के क्रम में कितने यहाँ पर वर्ग हैं। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। इधर देखिए तो एक आपका ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। इसमें बेसिकली क्रम ये होता है कि अगर 4 तक आ रहा है वहीं से गुणा करना शुरू कीजिए। 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 जोड़ दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप इतने जोड़ेंगे तो कल हो जाएगी, देख रहे हैं इतने ज्यादा इसमें वर्ग हैं। तो 4 गुणे 4 16, 3 गुणे 3 9, 2 गुणे 2 4 और 1 गुणे 1 जोड़ देंगे सबको तो 30 आंसर यहाँ पर आपका वर्ग निकल के आएगा टोटल। ये वो वर्ग हैं जो कि इस सिंगल सिंगल को हमने काउंट किया। इसके अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है ना, उसको अलग से काउंट करेंगे। ये जो सेंटर में बना हुआ है ना 1 2 3 4 और ये टोटल आपका 5, तो इस तरीके से 5 5 5 5 टोटल कितने बने हैं 20 बने हैं। यानी इस 30 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, तो ये आंसर हो जाएगा। समझे आप। अगर नॉर्मल वर्ग खींचे, इसमें बीच में कोई लाइन वगैरह नहीं खींची, तो इस तरीके से आप पहले रो और कॉलम देख लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हुए टोटल आप वर्ग निकाल लेते हैं, और उस वर्ग के बाद अगर इस तरीके के कोई अंदर एक्स्ट्रा लाइन वगैरह है तो उसके लिए आप अलग से उनको गिन लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस प्रश्न में करके दिखाया। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा में आपको लगता है कि कुछ विद्यार्थी बहुत तेजी से सीख रहे हैं, कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला ऑप्शन तो कह रहा है छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यही होगा, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनको तेज गति से सीखने वालों से मदद लेनी चाहिए। अगला, इसमें ये कह रहा है कि इस नंबर को ये लिखा जाता है, इस नंबर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जितने ये नंबर हैं उतने तो नंबर है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 ही नंबर है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जिनको हटाया गया, क्योंकि यहाँ 7 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर है, तो जिनको हटाया गया ना वो एक्चुअल में सबसे लोवेस्ट नंबर 1 है, इसको हटाया गया, और सबसे हाईएस्ट नंबर जो 9 है इसको हटाया गया है। यानी 3 को जो लिखा जाएगा वो 6 लिखा जाएगा, उसके बाद 8 को जो है वो लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा, फिर 2 को जो लिखा जाएगा वो 2 लिखा जाएगा, और फिर 5 को जो लिखा जाएगा वो 8 लिखा जाएगा, और 6 को जो लिखा जाएगा वो 3 लिखा जाएगा। ये लेवल की रीजनिंग यहाँ लगाई गई है। इसी प्रकार इसको भी देख सकते हैं, और सेम इस प्रकार से 74 वाला निकाल लेंगे। 74 वाले में सेम क्या है कि यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी डिजिट 9 है इसको हटा देना है, और यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट तो 2 है तो इसको हटा देना है। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 7 4, उसके बाद 6, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका 8। इसको आपसे पूछा गया क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 7 को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए 7 है दे रखा है, और 6 7 ये बड़ी छोटी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो छोटी डिजिट 2 है और सबसे बड़ी डिजिट 8 है, तो 2 8 को हटाया जाएगा, तो 7 को क्या लिखा जा रहा है 3 लिखा जा रहा है। यानी ये भी आपका फेल हो गया, क्योंकि 3 तो ऑप्शन ही में नहीं है। अब थोड़ा दोबारा से दिमाग लगाइए, इसको रफ करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या हटाने वाला ऑप्शन है वो तो सही है, यानी 1 को यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या वो हटा देंगे और 9 सबसे बड़ी संख्या हटा देंगे, वो तो सही है। उसके बाद नंबर क्या बचता है, तो 3 बचता है, 8 बचता है, 2 बचता है, 5 बचता है, फिर 6 बचता है। और यहाँ पर देखिए तो अपोजिट से देखिए 3 8 2 5 6, 3 8 2 5 6, यानी फिर इसका जो क्रम है इसको पलट देंगे, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब समझे आप। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, 7 4 जो 6 5 8 करके था, इसका क्रम बदल देंगे, तो 8 फिर 5 फिर 6 फिर 4 फिर 7, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं कहां तक का दिमाग लगाया गया है, आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि P का अर्थ प्लस है, S का माइनस है, M का मल्टीप्लाइड है, D का ये है, इसको क्या लिखा जाएगा? आप सीधे सीधे जो भी वैल्यू है यहाँ पर लिख लीजिए। P के लिए क्या है? प्लस है, तो 3 प्लस 2। M के लिए क्या है? M के लिए मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड 3। S के लिए क्या है? S के लिए आपका माइनस है, तो माइनस 6। D के लिए क्या है? तो डिवाइड है 2। 2 को 3 बार में जाएगा, 2 3 6, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, 3 माइनस 3 करके आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड में आपका 3 और माइनस का आपका 3। अब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये क्रम होता है। 3 दूनी 6 करेंगे, 6 में आप 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी आंसर आपका 6 आ जाएगा। समझ रहे होंगे? अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एबीसीडी और ई 5 नदियां हैं। ए नदी लंबी है, बी से छोटी, ए नदी बी से छोटी है, यानी ए अगर ऊपर नीचे क्रम रखेंगे तो हम यहाँ पर ए को रख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान पड़े। ए नदी जो है वो बी से छोटी है, यानी बी आपकी ऊपर आएगी कहीं, ठीक है। फिर कह रहा है परंतु ई से लंबी है। ए जो है वो ई से तो लंबी है, बी से भले छोटी हो। सी सबसे लंबी है, तो सी सबसे ऊपर आ जाएगी। डी जो है वो बी से छोटी है, थोड़ी छोटी है, डी जो है यहाँ बी नीचे आएगी बी से, परंतु ए से थोड़ी लंबी है, यानी ए के ऊपर आ रही है और बी से नीचे आ रही है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ई हो जाएगी सबसे छोटी नदी, ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। 36 प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से। 6 को 50 से कैसे लिख सकते हैं? तो 6 का स्क्वायर होता है 49, नहीं 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 से 49 50 तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए होगा 14, और 14 तक पहुंचने के लिए आप 6 में एक जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, और 2 से गुणा कर दीजिए। बाकी 8 से गुणा करके देखेंगे तो नहीं आएगा। 6 8 जो 48 होता है, और यहाँ 50 है, 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 11 8 जो 88, तो नहीं पहुंचेगा, यानी वो तो तरीका नहीं काम करेगा। तो क्या है यहाँ पर तरीका, इसको समझिए। सबसे पहले 6 का किया गया है स्क्वायर, ठीक, और जो ये 6 वैल्यू दे रखी है इसमें आप एक जोड़ करके 2 से कर दीजिए गुणा, और इन दोनों को आपस में दीजिए जोड़। 6 का स्क्वायर होगा 36, और 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 7 दूनी होगा 14, यानी यहां से निकल करके आएगा 14। इस 36 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। देख रहे हैं कहां तक का दिमाग लगाया गया? इस चीज को आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तभी आप कर पाएंगे। सेम चीज यहां पर भी करना है। 11 से, 11 का सबसे पहले आप करेंगे स्क्वायर, तो आ जाएगा 121। 11 में आप जोड़ेंगे 1 और गुणा कर देंगे आप 2 से। 11 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 12, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी 121 और 24 जोड़िए तो 4 1 5, 2 2 4, और 145 आंसर सी वाला आ जाएगा। इस तरीके से आपका इस प्रश्न को किया गया है। अगला देखते हैं। 37 प्रश्न, 40 तक है टोटल। यहाँ पर कह रहा है अध्ययन कीजिए और बताइए कि क्या दिमाग लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है। क्या इन 3 7 6 से आप इस 39 तक पहुंच सकते हैं? तो 7 तिया 21 होता है, 21 और 6 जोड़ेंगे तो नहीं पहुंचेगा। 3 को 7 से भी गुणा करें, 3 को दोनों से गुणा कीजिए। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 21, और 3 को 6 से करेंगे 6 तिया 18, और 21 और 18 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। अब सही है, 4 तिया हो जाएगा 12, और 12 चौक हो जाएगा 48, और 48 और 12 जोड़ेंगे तो 60। 6 दूना हो जाएगा 12, 18 दूना हो जाएगा 36, और 36 और 12 करेंगे तो आपका 8 और 4 48। आंसर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह हैं, 3 किसी तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्यू एस यू है, क्यू पी क्यू, फिर आर एस टी यू, यानी सिंगल सिंगल एक एक आपको गैप देखने को मिल रहा है, या क्यू आर दो दो भी कह सकते हैं, मतलब बीच में एक ही अक्षर आ रहा है। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड और ए बी सी, बस यही आपका अलग है। अच्छा ये भी देखिए ऐसा तो नहीं केवल इसी में ही आपका गैप हो, इसको अभी टिक मत कीजिए, पता चले बाकी सब में असंगत हो। तो सी डी ई एफ जी एच यहाँ भी तो सेम है, यानी ये समान है। जे के एल एम एन ओ, यानी कि ये वाला ही अलग है, ए वाला आंसर हो जाएगा। जिसमें समान गैप है, इनमें आपका असमान गैप है। प्राकृतिक का संबंध कृत्रिम से है, कपास का संबंध किससे होगा? तो आंसर की बात करते हैं। जिस प्रकार कपास आपका एक प्राकृतिक रेशा है, तो नायलॉन आपका होता है ना कृत्रिम रेशा के रूप में। प्राकृतिक रेशा कपास है, तो कृत्रिम रेशा आपका नायलॉन।
अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक क्वेश्चन ध्यान होगा स्टार्टिंग में हम छोड़कर आए थे आपसे पूछने के लिए, वो आपसे पूछेंगे। कह रहा है कि इसमें से कौन सा आरेख है जो कि समाज, युवा क्लब, राज ये समाज युवा क्लब एक ही में है, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो जो कुछ युवा ऐसे होंगे जो राजनीतिक दल में भी आते होंगे, कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो समाज, मानव समाज युवा क्लब में भी आते होंगे, तो एक कुछ कुछ का संबंध ये बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही होगा। एक, दो, तीन ऐसे करके आप कुछ कुछ का संबंध इसमें दर्शा सकते हैं। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, उससे पहले वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ मैंने सेट की विद आंसर भेज दी थी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो 119 प्रश्न है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, जिसको मैंने कहा था कि लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? अशरफ पटेल, रामवी सुतार, विमल पटेल, हंसमुख पटेल। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग आपकी 5 बजे की है दोपहर की, जिसमें हम सेट करा रहे हैं, और एक 12 बजे वाली टाइमिंग है जिसमें हम टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।